हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर सेकंड में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने बात किया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मेनली ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो एक्स्ट्रा नर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो दो टाइप का होता है, एक होता है सेंसरी नर्व फाइबर होता है, एक होता है मोटर नर्व फाइबर होता है। सेंसरी नर्व फाइबर क्या होता है, सेंसरी नर्व फाइबर वो होता है जो टिश्यू या ऑर्गन से नर्व इम्पल्स को कहाँ ले जाता है, सीएनएस तक ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर बोलते हैं, या इसको एपरेंट नर्व फाइबर बोलते हैं। अगर जो सिग्नल मतलब इम्पल्स जो होता है ब्रेन से टिश्यू या ऑर्गन तक लाना रहे तो वो क्या होता है, इफरेंट नर्व फाइबर होता है। ठीक, फिर होता है मोटर न्यूरॉन या इफरेंट नर्व फाइबर को हम दो पार्टों में डिवाइड किए थे। एक होता है सोमैटिक ऑटोनोमिक सिस्टम होता है, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसे बोलते हैं जो स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स को कमांड देता है। कौन, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो इनवॉलेंट्री मसल्स को कमांड देता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। फिर होता है एएनएस, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसे बोलते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में अप्लाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और जो नॉर्मल कंडीशन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये सब बातें जो है हम लोग लेक्चर फर्स्ट में कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर सेकंड। इसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उस कंपोनेंट का फंक्शन क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले लिखा है इट इज़ द न्यूरॉन इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, उसी तरह हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। ये जो होता है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है, मतलब हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं उनमें सबसे लंबी वाली सेल्स जो होती है उसी को क्या होता है, न्यूरॉन होता है। इट इज़ द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट जनरेट एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स। ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है और इसको ट्रांसमिट करता है। कहाँ, जहाँ इफेक्टर ऑर्गन आता है वहाँ इसको ट्रांसमिट करता है। मतलब इम्पल्स को जनरेट भी यही करेगा और इसको ट्रांसमिट भी यही करता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, मतलब बताया ना कि ये जो है सबसे लंबी सेल्स, हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल्स होती है। अब हम लोग देखेंगे इसका पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले इम्पल्स जो होता है इसको बोलते हैं, जो ये होता है सेल बॉडी होता है, जो स्पेरिकल शेप में स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। और ये सब जो होता है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ये स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, सेल बॉडी होता है, और ये जो लंबी वाली जो सेल्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक, स्पेरिकल सेल्स में होता है किनारे किनारे जो है ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स लगे रहते हैं। डेंड्राइट्स के ऊपर क्या होता है, ये छोटे छोटे स्पेरिकल एक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। मतलब डेंड्राइट्स के ऊपर हमेशा जो होता है रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। डेंड्राइट्स यानी ये जो साइड साइड में उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। और ये जो होता है जो स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक, अब देखो ये जो होता है इसमें सेल बॉडी के अंदर जो पतला पतला नर्व इसमें प्रेजेंट रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। इसका वर्क क्या होता है, ये नर्व इम्पल्स को कंडक्शन करने में काम करता है। मतलब अगर जो इम्पल्स रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करता है। फिर उसको कौन रिसीव करता है, भेजता कहाँ है, वो सेल बॉडी के पास भेजता है। फिर इम्पल्स कहाँ जाता है, फिर एक्सॉन के पास जाता है। फिर कहाँ जाता है, टीलोडेंड्रिया के पास जाता है। तो इसमें कौन न्यूरॉन मदद कर रहा है, तो इसमें न्यूरोफाइब्रिल जो है मदद करता है। ये जो है इम्पल्स को कंडक्ट करने में मदद करता है, न्यूरोफाइब्रिल। ठीक, ये सेल बॉडी के अंदर जो है बड़ा सा होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, सेल बॉडी के अंदर जो है मतलब इसके जो किनारे किनारे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये होता है साइटोप्लाज्म होता है। निसेल बॉडी होता है। निसेल बॉडी क्या होता है, जो आर मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन को जो बनाने का काम करता है वो कौन करता है,
निसेल बॉडी कहते हैं। निसेल बॉडी का काम क्या है, सेल बॉडी के अंदर प्रोटीन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करना है। ये क्या क्या काम क्या है, प्रोटीन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद होता है न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा क्या होता है, जो स्वान सेल होता है उसके साइड साइड में जो सेल जो लाइनिंग प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा बोलते हैं। नोड ऑफ रेनिवियर क्या होता है, जब दो स्वान सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनिवियर बोलते हैं। दो स्वान सेल के बीच में स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनिवियर बोलते हैं। न्यूरोफाइब्रिल क्या होता है, मतलब स्वान सेल के बीच में जो नर्व फाइबर प्रेजेंट रहते हैं जिससे इम्पल्स एक न्यूरॉन से मतलब एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। न्यूरोलीमा बताएं, मतलब एक्सॉन की लेयर को क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा बोलते हैं। माइलिन शीट, मतलब फॉस्फोलिपिड का एक माइलिन शीट प्रेजेंट रहता है किसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर। ये क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है, माइलिन शीट उसको बोलते हैं। फिर होता है स्वान सेल यानी साइटोप्लाज्म हो गया। उसके बाद होता है ये एक्सॉन होता है, जो एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। सेल बॉडी के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सॉन की एक्सॉन की जो साइड साइड में लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा बोलते हैं। ठीक, जो टर्मिनल एंड होता है एक्सॉन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक एंड बल्ब बोलते हैं। सिनेप्टिक एंड बल्ब, इसमें क्या भरा रहता है, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर भरा रहता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। सिनेप्टिक एंड वेसाइकल में क्या भरा रहता है, न्यूरो ट्रांसमीटर भरा रहता है। और ये जिस पॉइंट से जिस चीज़ से अटैच रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करता है, कौन करता है, सिनेप्टिक एंड बल्ब करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करता है। और ये जिस पॉइंट से अटैच रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। एक्सोलीमा क्या होता है, एक्सॉन की जो साइड साइड में कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा बोलते हैं। और एक्सॉन में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, एक्सॉन मतलब एक्सॉन क्या होता है, जो जिससे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। फिर होता है नर्व इम्पल्स, मतलब फिर होता है न्यूक्लियस, मतलब हर एक एक्सॉन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। देखो हर एक एक्सॉन के अंदर न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ भी हर एक एक्सॉन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। सेल बॉडी के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जो पूरे न्यूरॉन को जो क्या करता है, कंट्रोल एंड कमांड करता है। इसको बोलते हैं एक्सॉन हेलॉक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन हेलॉक बोलते हैं। मतलब एक बार अगर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, यहाँ पे अगर जो एक्शन पोटेंशियल एक बार जनरेट हो गया तो बिना रुके हुए कहाँ पास कर जाएगा, एकदम टीलोडेंड्रिया तक पास कर जाएगा, यानी सिनेप्टिक एंड वेसाइकल तक, मतलब बीच में कहीं उसको रुकना नहीं है। एक बार एक्शन पोटेंशियल अगर जो एक्सॉन हेलॉक तक आ गया तो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँच जाएगा, सिनेप्टिक एंड बल्ब तक पहुँच जाएगा। और ये सिनेप्टिक एंड यानी इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जब फटते हैं यानी कैल्शियम इसमें अंदर आता है, न्यूरोट्रांसमीटर फट जाते हैं तो ये अपना इम्पल्स होता है दूसरे न्यूरॉन को दे देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। मतलब एक न्यूरॉन अपना इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन को देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या हो रही है, पास हो रही है। यही मतलब बेसिक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का यही है। सबसे पहले क्या होता है, एक्सॉन हेलॉक होता है। मतलब सेल बॉडी और एक्सॉन को जो पॉइंट जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन हेलॉक बोलते हैं। एक्सॉन के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द स्वान सेल बोलते हैं। जो ये पूरे जो लंबा वाला स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइडेड क्या होता है, स्वान सेल होता है। स्वान सेल, हर एक स्वान सेल के पास होता है क्या होता है, अपना एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी का तो अपना न्यूक्लियस होता ही है, लेकिन हर एक स्वान सेल के पास भी होता है अपना न्यूक्लियस होता है। एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सॉन की जो साइड साइड में जो लाइनिंग मतलब जो सेल्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो न्यूरॉन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा बोलते हैं। ठीक, और सिनेप्टिक नोड जिस चीज़ से अटैच रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। और जो स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं। सिनेप्टिक बल्ब में क्या भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर देखो दो टाइप का होता है, एक एक्साइटेटरी होता है, एक इनहिबिटरी होता है।
न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप का होता है, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इम्पल्स को रिसीव कौन करेगा? इम्पल्स को रिसीव कौन करेगा? इम्पल्स को रिसीव करेगा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स किधर रहते हैं? सेल बॉडी के चारों तरफ डेंड्राइट्स रहते हैं। इम्पल्स को ये सेंट्रीपिटल पुश करेगा कि सेंट्रीफ्यूगल पुश करेगा? सेंट्रीपिटल पुश करेगा। क्यों? क्योंकि इम्पल्स को ये सेल बॉडी की तरफ पुश कर रहा है, ना कि सेल बॉडी के अवे पुश कर रहा है। इस नाते क्या होगा? सेंट्रीपिटल होगा। मतलब जिस चीज़ को पुश किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल बोलते हैं। और उसके अवे मतलब दूर पुश किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ये जो था स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको सेल बॉडी कहते हैं। न्यूरोफाइब्रिल हमने बताया कि इम्पल्स को कंडक्शन करने में मदद करता है। कौन? न्यूरोफाइब्रिल होता है। सेल बॉडी के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट उसको न्यूक्लियस हो गया। सेल बॉडी के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। नीसेल बॉडी क्या करता है? साइटोन में नीसेल बॉडी क्या करता है? साइटोन में नीसेल बॉडी होता है प्रोटीन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। स्वान सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। स्वान सेल के चारों तरफ जो होता है माइलिन शीट का कवरिंग होता है। माइलिन शीट यानी फॉस्फोलिपिड का जो होता है कवरिंग होता है। न्यूरोलिमा, इसके चारों तरफ जो सेल्स या न्यूरॉन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोलिमा बोलते हैं। दो स्वान सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। और दोनों एक्सॉन के बीच में जो नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ जो था स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का। अब इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं। न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे डिटेल में? सेल बॉडी का स्ट्रक्चर और नीसल ग्रेन्यूल का स्ट्रक्चर। मतलब सेल बॉडी किसे बोलेंगे और नीसल ग्रेन्यूल किसे बोलेंगे ये देखेंगे। देखो सेल बॉडी का कई नाम होता है। फर्स्ट नाम होता है उसका क्या? सेल बॉडी ही नाम होता है। सेकंड नाम इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोन भी बोला जाता है। मैक्सिमम जगह पे क्या बोला जाता है? साइटोन बोला जाता है। सेल बॉडी को क्या बोला जाता है? साइटोन बोला जाता है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तीसरा नाम होता है जिसका नाम क्या होता है? सोमा होता है। सेल बॉडी हो गया, साइटोन हो गया और थर्ड क्या हो गया? सोमा हो गया। अब फोर्थ क्या इसको बोला जाता है? एक पेरिकैरियोन भी बोला जाता है। ये बहुत रेयर केस में बोला जाता है पेरिकैरियोन। मेनली जो होता है सेल बॉडी या साइटोन बोला जाता है। ठीक, तो सेल बॉडी का चार नाम होता है। एक होता है सेल बॉडी होता है, दूसरा होता है साइटोन होता है, तीसरा होता है सोमा होता है, चौथा जो होता है पेरिकैरियोन होता है। ठीक, मेनली जो होता है सेल बॉडी एंड साइटोन होता है। देखो इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसमें जो होता है इसके जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कितना न्यूक्लियस होता है? उसमें केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक, एक्सेप्ट सेंट्रियोल ऑल द सेल ऑर्गेनेल आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल हमारे सेल्स में पाए जाते हैं वो सब जो होता है नर्व सेल्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन केवल एक ऐसा ऑर्गन होता है, मतलब एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो इसमें नहीं पाया जाता है। वो क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल सेंट्रियोल के न पाने के नाते जो होता है इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होता है नहीं होता है। यानी अगर जब हम लोग को चोट लग जाए या ब्रेन में चोट लग जाए जो होता है तो वो जो होता है डिवाइडिंग कैपेसिटी सेल्स में नहीं होता है। मतलब वो इंसान जो होता है ठीक नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कहीं और चोट लग जाता है लीवर में या कहीं भी और कहीं चोट लग जाता है, वो क्या होता है? लीवर जो होता है रीजनरेट कर जाता है। मतलब अगर जो लीवर को हम लोग काट भी दे आधा, फिर भी जो होता है लीवर जो होता है पूरा फुल डेवलपमेंट उसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रीजनरेशन का पावर होता है। जैसे छिपकली का पूँछ हुआ, इन सबको काट दें तो क्या होता है? फिर से रीजनरेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है सेंट्रियोल पाया जाता है। लेकिन हमारे नर्व सेल में होता है सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। चूँकि जो नर्व एक बार ख़राब हो गया तो फिर जो होता है नर्व दोबारा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। यानी जो ख़राब हो गया वो ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल अगर जो पाया जाता है यानी उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? नर्व में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, इस नाते इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन द नर्व सेल, थर्स सेल डिवीजन इज एब्सेंट इन नर्व सेल। इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होने के कारण जो होता है सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। नर्व सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रियोल ही एब्सेंट होता है। फिर लिखा है सम अदर सेल ऑर्गेनेल लाइक नीसल ग्रेन्यूल एंड न्यूरोफाइब्रिल इज फाउंड इन द नर्व सेल। नीसल ग्रेन्यूल और न्यूरोफाइब्रिल ये और कहीं किसी सेल ऑर्गेनेल में नहीं मिलते हैं, ये केवल और केवल न्यूरॉन में मिलते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नीसल ग्रेन्यूल और न्यूरोफाइब्रिल कहाँ मिलते हैं?
केवल और केवल सेल बॉडी में मिलते हैं। तो बताओ नीसल ग्रेनुल और न्यूरोफाइब्रिल का फंक्शन क्या है। नीसल ग्रेनुल का और न्यूरोफाइब्रिल मतलब नीसल ग्रेनुल जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। कौन? नीसल ग्रेनुल किसका फॉर्मेशन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। न्यूरोफाइब्रिल हमने बताया ना पिछले स्लाइड में क्या होता है, न्यूरोफाइब्रिल जो होता है इंटरनल कंडक्शन करता है, मतलब इम्पल्स को एक सेल बॉडी से यानी डेंड्राइट से उठाएगा, सेल बॉडी तक ले जाएगा, सेल बॉडी से कहाँ तक लाता है? एक्सॉन तक लाता है, यानी इंटरनल कंडक्शन करता है। कौन? न्यूरोफाइब्रिल। और नीसल ग्रेनुल क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्रोटीन को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। देखो नीसल ग्रेनुल को ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? नीसल ग्रेनुल जो होता है ये साइटोन में पाया जाता है और डेंड्राइट्स में पाया जाता है, यानी सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है और डेंड्राइट्स में पाया जाता है। ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम फॉर्म ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द नीसल ग्रेनुल। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो होता है ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब छोटे छोटे ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर सेल बॉडी के अंदर जो होता है छोटे छोटे ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नीसल ग्रेनुल बोलते हैं, नीसल ग्रेनुल्स बोलते हैं। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन के, उसी को हम लोग क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नीसल ग्रेनुल बोलते हैं। इनका मेन पर्पस का काम क्या होता है? नीसल ग्रेनुल का मेन फंक्शन क्या होता है? ये मेन फंक्शन इनका होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक। लिख रहा है मेनी स्मॉल फाइब्रिल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द न्यूरोफाइब्रिल हेल्प इन द इंटरनल कंडक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोन अगर मान लो ये सेल बॉडी है ना, ठीक, ये सेल बॉडी हम लोग मान रहे हैं, तो इनमें जो है पतली पतली नर्व फाइबर प्रेजेंट रहती है, पतली पतली नर्व फाइबर प्रेजेंट रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। ये न्यूरोफाइब्रिल क्या काम करता है? न्यूरोफाइब्रिल होता है इंटरनल कंडक्शन करता है, यानी इम्पल्स को रिसीव करता है। कहाँ से? डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन से इम्पल्स को रिसीव करता है। कहाँ तक ले आता है? सेल बॉडी तक ले आता है। फिर तो सेल बॉडी से कहाँ जाता है? एक्सॉन तक जाता है। तो इसमें कंडक्शन कौन कर रहा है? न्यूरोफाइब्रिल कर रहा है। कहाँ से? डेंड्राइट से उठा रहा है और साइटोन तक ले जा रहा है, यानी ये काम कौन कर रहा है? ये काम जो होता है न्यूरोफाइब्रिल कर रहा है। तो नीसल ग्रेनुल और न्यूरोफाइब्रिल में अंतर समझ में आया ना? कन्फ्यूजन यही पे होता है नीसल ग्रेनुल में और न्यूरोफाइब्रिल में। नीसल ग्रेनुल जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का जो होता है फॉर्मेशन करता है। नीसल ग्रेनुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम या इसको प्रोटीन भी बोल लो, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। न्यूरोफाइब्रिल क्या होता है? में इंटरनल कंडक्शन का काम करता है, मतलब नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, मतलब डेंड्राइट से कहाँ कंडक्ट करता है? डेंड्रॉन में। फिर उधर डेंड्रॉन से कहाँ कंडक्ट करता है? एक्सॉन में। फिर होता है एक्सॉन से कहाँ तक जाता है? सिनेप्टिक वेसाइकल तक जाता है। सिनेप्टिक वेसाइकल में क्या भरे रहते हैं? सिनेप्टिक वेसाइकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर भी दो टाइप का होता है, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगर जो हमको इम्पल्स इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाना है तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा? एक्साइटेटरी वाला न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। अगर जो मान लो हमको इम्पल्स इसी न्यूरॉन तक ले जाना, अगले न्यूरॉन तक नहीं ले जाना, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा? इनहिबिटर वाला न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। जो एक्साइटेटरी वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक, एसिटाइल कोलिन होता है। मान लो दूसरे नर्व में इम्पल्स को हमको नहीं ले जाना तो कौन सा वहाँ रिलीज होगा? इनहिबिटर वाला रिलीज होगा। ठीक। सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या होता है? साइटोन होता है, सोमा होता है, पेरिकैरियोन होता है। इसमें जो होता है सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक। इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है। जब सेंट्रियोल एब्सेंट रहेगा तो इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी भी नहीं होती है। ठीक। इसमें नीसल ग्रेनुल और न्यूरोफाइब्रिल जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसमें? नर्व सेल में। और नीसल ग्रेनुल और न्यूरोफाइब्रिल का काम क्या होता है? नीसल ग्रेनुल कहाँ पाया जाता है? नीसल ग्रेनुल होता है साइटोन और डेंड्रॉन में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो क्या बनाता है? नीसल ग्रेनुल बनाता है। न्यूरोफाइब्रिल का काम क्या होता है? इंटरनल कंडक्शन करने में काम करता है, मतलब नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में काम कौन करता है? न्यूरोफाइब्रिल करता है। इसके आगे हम लोग